हम पुड़ियाही में बैठे थे और एक ठो लेकर के आया पनीर वाली बल्टी, वो हमको एक कलछुल पनीर दे दिया। पनीर दिया तो लेकिन नाम का पनीर था क्योंकि उसमें पिसवाई को नहीं था। अब एक ठो का किया वो आलू पालक बोलते आया तो वही एक कलछुल दे दिया। वो बात कुछ है। यह रेस्पिरेशन सिस्टम का सेकेंड पार्ट है। पार्ट 1 में क्या क्या आप लोगों को बताया गया, थोड़ा सा हम लोग रिकैप करते हुए फिर हम लोग सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। पार्ट 1 में आप लोगों को बताया गया कि लंग्स में कौन कौन सा पार्ट होता है, उन सारे पार्ट्स को आप लोगों को बताने की कोशिश हमारी थी, जिसमें आप लोगों को बताया गया कि ट्रैकिया क्या होता है, नसल कैविटी क्या होती है, बकल कैविटी क्या होती है, लेरिंग्स कहाँ होता है, फेरिंग्स कहाँ पे होता है, एल्वोलाई कहाँ पे होता है, ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, ब्रोंकाई क्या होता है, और साथ ही साथ ये बताया गया कि हमारा लंग्स 2 भागों में डिवाइड होता है। राइट वाला 3 पार्ट में, लेफ्ट वाला 2 पार्ट में डिवाइड होता है। उसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसे हम लोग प्लूरा कहते हैं। इन दोनों लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से रिब होता है। रिब में आगे वह स्टेर्नम से जुड़ता है और पीछे हमारी वर्टेब्रे कॉलम से ये चीजें निकल के आती हैं और दोनों तरफ ये जुड़ी रहती हैं। और हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग समझाया था कि हम ये जो सांस लेते हैं, देखो ले रहे हैं फिर छोड़ दिए हैं, तो लेने वाले को हम क्या कहते हैं, इनहेल, और छोड़ दिया, देखो इनहेल और छोड़ दिया एक्सहेल। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो लेना और फिर सांस को बाहर निकालना, ठीक है। इसका मैकेनिज्म मैं आपको समझाने की कोशिश किया था कि कैसे हम भाई एक समय तक ही सांस लेते हैं ना, फिर हम सांस को बाहर कर देते हैं। इसका क्या मैकेनिज्म होता है, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे डायफ्राग्राम का क्या मूवमेंट होता है, हमारी रिब्स का क्या मूवमेंट होता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैंने आपको क्या बताया था, हमने कहा था कि देखो भाई हमारा जो ये फेफड़ा है ना, हमारा जो ये लंग्स है ना, ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। कैसे? अंदर बाहर सांस ले जा करके ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी क्या करता है, मेंटेन करने का कार्य करता है। ठीक, ये प्रोसेस यहाँ तक हम लोग समझ चुके थे। आज दोस्तों आप सभी से मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली ये रेस्पिरेशन में क्या होता है और इसमें ये सब प्रोसेस जो होते हैं, इन सारे प्रोसेस के बारे में आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ और हम लोग क्या बात करेंगे, और हम लोग ये जानने वाले हैं कि इस लंग्स से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जैसे अस्थमा, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकाइटिस, ये सब क्या होता है, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी लेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, हमने कहा था ना आपसे पार्ट 1 में भी कुछ चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि इस पूरे चैप्टर से, इस पूरे टॉपिक से जहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के अभी तक, उन क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पे झलक दिखला जा वाला काम करूंगा और उन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो चलो आ जाओ हमारे साथ, आप सभी लोग तैयार हो तो हम लोग समझते हैं कि यह रेस्पिरेशन क्या है। दोस्त, रेस्पिरेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें बेसिकली 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है हमारा ब्रीथिंग, दूसरा होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तीसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन और फिर होता है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। तो एक बात तो जो जो एकदम नॉर्मल टर्म में बनती है, अच्छा कुछ लोग ये सोच रहे हैं सर ये कहीं एकदम एकेडमी तो आप नहीं लेके जा रहे हो, नहीं भाई। आजकल जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन बन रहे हैं ना, उन कथन और कारण वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे दे देगा, वो लिख देगा कि कथन, मान लो 2 स्टेटमेंट दे दिया, उसमें लिख दे ब्रीथिंग, आगे करके उसको डिफाइन किया है और फिर नीचे जो है रेस्पिरेशन को डिफाइन किया है। कह रहे बताइए निम्न में से 1 और 2 में से कौन सा सही है, केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, दोनों में से कोई नहीं, आओ करो। तो प्रोसेस चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है, अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, चीजों को समझ जाओ ना तो काम बन गया। बस समझ जाओ, बस काफी लंबे समय तक जहां भी आपको अगर कभी पढ़ाने से रिलेटेड हो तो एक बार बस देखो काम हो गया, जाओ पढ़ा के चले जाओ, या फिर एग्जाम देना एक बार देखे सब याद हो गया, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा रटोगे। डायफ्राग्राम का मूवमेंट नीचे होता है इनहेलेशन में, डायफ्राग्राम का मूवमेंट ऊपर होता है एक्सहेलेशन में, रटो ना, फिर क्या दिक्कत है। तो रटोगे तो कल भूल जाएगा, परसों भूल जाएगा, हो सकता है एग्जाम में भूल जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो कभी नहीं भूलेगा। बात समझ में आ गया? तो चलो आ जाओ हम लोग समझते हैं। तो ब्रीदिंग तो भैया एक छोटा सा प्रोसेस होता है जिसमें हम सांस को लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, मतलब एल्वोलाई तक गया और फिर बाहर निकल गया, उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं।
जबकि इस पूरे टर्म्स को अगर हम ले लें, इस पूरे प्रोसेस को हम ले लें, मतलब हमने सांस लिया और ये जिसमें ऑक्सीजन बेसिकली वो हमारी सेल तक पहुंच गया, इस पूरे लॉन्ग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इस पूरे लॉन्ग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक, तो आइए एक एक टर्म्स को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। कल हमने जो है आपको ब्रीदिंग के बारे में एक्सप्लेन कर ही दिया था, तो इसके बारे में आज चर्चा हम नहीं करते हैं। आज हमारी चर्चा कहां से होगी, इस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि यह एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है। वन बाय वन एक एक को एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, ये होता है एल्वेलाई। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं पहला वाला पार्ट, वो एक बार देख के आए, जिससे उनका बेस अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ये ऐसा कुछ एल्वेलाई था, है ना, जो कि हमारे लंग्स में होता है। लगभग 750 मिलियन एल्वेलाइज आर प्रेजेंट इन बोथ द लंग्स। ठीक है, ठीक है भाई, आ जाओ। देखो ऐसे करके क्या होता है, यहाँ से गैसेस आती हैं, जब ऐसे खींचोगे ना तो हमारे लंग्स में जाएगा, तो लंग्स में जाएगा तो एल्वेलाई होता है, इसे एल्वेलाई में आ जाएगा। ऐसे करके एल्वेलाई में यहाँ पे आ गया। क्या क्या आएगा, तो आप कहोगे सर इसमें ऑक्सीजन भी आएगा, और क्या आएगा, अरे भाई इसमें नाइट्रोजन भी आ जाएगा, और क्या आएगा, इसमें वाटर वेपर भी आ जाएगा। बात समझ लो कि में वाटर H2O भी लिख दिया, वाटर वेपर समझ लो। और क्या आएगा, अरे सर CO2 भी आ जाएगा, और क्या आएगा, बहुत सारी हीलियम भी गैसेस आ जाएंगे, नियॉन भी आ जाएगा, मतलब बहुत सारे एटमॉस्फेरिक जो भी गैसेस सब घुस जाएंगे। आपके नाक में ऐसा कोई फिल्टर नहीं भाई, आपके नाक में ऐसा कोई फिल्टर नहीं जो सिर्फ ऑक्सीजन को लेके जाए, ये सारी गैसेस हमारे एल्वेलाई तक पहुंच जाएंगी। ठीक, अच्छा, एल्वेलाई तक पहुंच गया, फिर क्या होगा, होता क्या है कि इसी के पास में एक पतली सी ऐसे करके कैपिलरी होती है, एक पतली सी ब्लड की ट्यूब्स होती है, ऐसे, ये देखो ऐसे। इस ट्यूब में क्या भरा है, इस ट्यूब में भरा है भैया ब्लड, खून भरा है, लाल लाल खून, इसीलिए ललका मार्कर यूज करना। ये देखो, ये ब्लड हो गया। ठीक, ये है आपका ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, ठीक है, ब्लड कैपिलरी हो गई ये, और अंदर क्या है, ब्लड है। ठीक, अब देखो क्या होता है कि यहां से ये जो ऑक्सीजन चचा दिख रहे हैं ना, ये कहते हैं कि हमें अब जाना है यहां से, तो ये कैपिलरी में आ जाएंगे। और कैपिलरी क्या करती है, इसके पास CO2 होता है, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस एल्वेलाई में चला जाएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन का इस कैपिलरी में आना, और ब्लड कैपिलरी से, ब्लड ये जो हमारी कैपिलरी है, ठीक है, इससे, इस कैपिलरी से CO2 का एल्वेलाई में जाना, this process is known as external respiration, external respiration। ठीक, बातें क्लियर हो गई। अब यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, ये बात तो समझ में आ गई सर, ऑक्सीजन का कैपिलरी में आना, CO2 का एल्वेलाई में जाना, प्रोसेस हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यहां से जो क्वेश्चन आता है वो ये पूछता है कि भाई ये ऑक्सीजन यहाँ पे जो आएगा, तो इसका एक वाहक होता है जो ऑक्सीजन को पकड़ेगा और कहेगा भैया ले चलो, चलो हम तुमको घुमा के लाते हैं। तो भैया इस ब्लड में हमको बताया गया है कि इस ब्लड में क्या क्या होता है, तो इस ब्लड में प्लाज्मा होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, प्लाज्मा। इसी ब्लड में RBC होता है, इसी ब्लड में WBC होता है, और इसी ब्लड में क्या होता है, प्लेटलेट्स होती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होती है ना, ये सभी कुछ होता है। तो इसे ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करेगा, तो आप याद रखना RBC, और RBC में भी एक प्रोटीन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। मेरी बात ध्यान सुनो, यही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन मतलब कि आप ऐसे समझो कि ब्लड में एक प्रोटीन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या, हीमोग्लोबिन दो भागों से बना है, हिम और प्लस ग्लोबिन, हिम प्लस ग्लोबिन। ठीक है, तो हिम का मतलब क्या होता है, लाल, हिम का मतलब लाल, और ग्लोबिन का मतलब होता है लौह युक्त प्रोटीन, लौह युक्त, ठीक है, लौह युक्त प्रोटीन, लौह युक्त प्रोटीन।
तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ये जो हीमोग्लोबिन है, यह जो हीमोग्लोबिन है इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप बताना। Fe का मतलब लोहा। बात क्लियर हो गई। इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्त, तो इसमें Fe का मतलब लोहा इसमें पाया जाता है। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। और यही ऑक्सीजन को बैठा करके आगे लेके जाएगा, क्योंकि चलो मेरे साथ, मैं तुमको लेके चलता हूँ। बात क्लियर हो गई। अच्छा, तो हमारा ये प्रोसेस क्लियर हो गया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और इसमें जो हमें याद करना है वो बात क्लियर हो गई कि सर अब ये बताइए सर ये ब्लड की ट्यूब जाएगी कहाँ। ये देखो, कह रहे भैया मैं जा रही हूँ घूमने। हमने बोला चले जाओ, कोई बात नहीं। ये देखो ऐसे करके जा रही है। तो अब ये किसके पास जाएगी, तो ये जाएगी सेल चचा के पास। ये देखो सेल चचा है, सेल का मतलब कोशिका। ये देखो चचा हंस रहे हैं, ऐसा होता नहीं है सेल बना दिया कार्टून टाइप का, जिससे चीजें समझ में आ जाए अच्छे से। चलो अब ये देखो ट्यूब इस तरीके से सेल के पास ऐसे आती है, ऐसे करके। बात समझ रहे हो। अब इस सेल के पास क्या है, इस कैपिलरी के पास क्या है। आप कहोगे सर इसके पास तो ऑक्सीजन है, इसके पास ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यह भैया सेल में चला जाएगा, सेल में चला जाएगा। और क्या होगा, सेल के पास होता है CO2। अभी समझाऊंगा कि CO2 कैसे होता है इसके पास। ये CO2 चला जाता है कैपिलरी के पास। मतलब कैपिलरी ऐसे आई और इसमें हीमोग्लोबिन बोला भैया सेल सुनो, बोली क्या है, कहा ऑक्सीजन चाहिए क्या। अरे हाँ भाई उसी लिए तो मैं बैठा हूँ, दो मुझे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दे दिए। तो भाई भाई एक मिनट, हीमोग्लोबिन साहब रुके रहो ना यार। हीमोग्लोबिन रुक गया, बोला क्या बात है। तो एक काम करो यार, हमारे पास CO2 भाई लेके जाना यार, प्लीज भाई लेके चलेगा। तो CO2 दोस्तों क्या हुआ, इस कैपिलरी में चला गया। मतलब हीमोग्लोबिन को दे दिया कि भैया लेके जाओ उसको, भागो यहाँ से। ठीक, अच्छा। मतलब कि हुआ क्या, CO2 भैया हमारी ब्लड में आ गया और ऑक्सीजन यहाँ से सेल में चला गया। तो यहाँ भी एक प्रोसेस हो गया, यहाँ भी एक प्रोसेस हो गया। तो इस प्रोसेस को दोस्त हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम इंटरनल, क्या, इंटरनल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई। अच्छा, इंटरनल रेस्पिरेशन खत्म, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन खत्म। आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन। एक्सटर्नल का मतलब बाह्य, इंटरनल का मतलब आंतरिक श्वसन हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, अब होता क्या है, ये सेल क्या क्या पा गई, जरा ध्यान से सुनो। ये अपनी सेल तैयार। अच्छा, आदमी नहीं बना दो भाई, सेल ही बना दो, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। लेकिन तुम इसका वो कान थोड़ा सा लगा ही देता हूँ, तो ज्यादा ठीक दिखेगा ये। सेल, सेल के पास क्या क्या मिला, आप याद करो थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम को। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और उस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक विलाई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर पूरी तरीके से ऐसे लपेटा रहता है, क्या लपेटा रहता है, कैपिलरी। उसी उसी कैपिलरी में, उसी कैपिलरी में जो हम लोग फूड लेते हैं उनसे जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, वो सब उस कैपिलरी में घुस जाता है। और वही कैपिलरी फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन से इस सेल के बगल में ऐसे आई है। ठीक, और एक कैपिलरी इसके बगल में कौन सी आई है, ये हमारी आई है लेकर के इसके पास ऑक्सीजन वाली। ठीक, तो ये वाली तो क्या बोली कि भैया तुम ऑक्सीजन ले लो, दे दिया। कहीं CO2 ला मुझे दे दो सरकार, और CO2 इसको दे दिया। ये वाली पाइप क्या की, इसको पकड़ा दी भैया आप लोग C6H12O6, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। ठीक, मतलब वही बात है कि हम पुड़ियाही में बैठे थे और एक ठो लेकर के आया पनीर वाली बल्टी, वो हमको एक कलसुल पनीर दे दिया। पनीर दिया तो, लेकिन नाम का पनीर था क्योंकि उसमें पिसवा को नहीं था। अब एक ठो का किया वो आलू पालक बोलते आया, तो वही एक कलसुल दे दिया। वो बात कुछ है, इधर से क्या मिल गया पनीर, यहाँ से मिल गया पालक। अच्छा, सेल को क्या मिला, तो सर सेल को तो दो चीजें मिल गई, ये देखो C6H12O6 और क्या मिल गया, O2 मिल गया। अब ई क्या करेगा, कहेगा अब बस हमारा काम हो गया, हम इसको रिएक्शन करा देंगे। ये रिएक्शन करा देगा, रिएक्शन करा के क्या बनाता है, जरा ध्यान से सुनना। क्या बनाता है, तो बनाता है दोस्त, दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, यहाँ लिख दूं, चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये भी हो सकता है आप लोग को दिख ना रहा हो।
देखो जरा ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा, बनाता है एटीपी, एटीपी और क्या बनाता है CO2 और क्या बनाता है H2O, ये बनाता है। मतलब सेल के पास दो चीज है, क्या क्या, एक तरफ से क्या आया है ऑक्सीजन, एक तरफ से क्या आया है ग्लूकोज, दोनों को पकड़ा मिलाया बोला घुमा दिया, अब घुमा के क्या बनाया ATP CO2 और H2O, ATP CO2 और H2O बना दिया। ठीक है, तो अभी आप लोग का जो यहाँ पे क्वेश्चन था कि सर ये CO2 इसको कैसे दे रहा है, तो भैया इस प्रोसेस में क्या होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से दे रहा था, बस समझ आ गया। तो यहां भी तो एक सेल प्रोसेस में है, तो इस प्रोसेस को फाइनली हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, नोट कर लो, बात समझ आ गया। एक्सटर्नल, इंटरनल और सेलुलर, एक्सटर्नल, इंटरनल और सेलुलर, ये सारा रेस्पिरेशन खत्म हो गया। ठीक, क्वेश्चन यहां से कैसे पूछ लेगा, एटीपी का फुल फॉर्म पूछता है, तो एटीपी का फुल फॉर्म याद कर लो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लिख दूं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। एक होता है एडीपी, एडीपी में बस याद रखना एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाता है, वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, कभी कभी इसका भी पूछ लेता है, तो इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए अब ये पूरा प्रोसेस मैं यहां से इसको हटाता हूं, ये बात आप लोग अब समझ चुके हो, है ना। अब यहां से कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि हम लोग जो सांस लेते हैं तो उनमें कौन सी गैस कितनी क्वांटिटी में लेते हैं और कितना यूज करते हैं, कितना छोड़ देते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक तरफ लिख दे रहा हूँ गैस, यहाँ पे लिख दिया इनहेल किया, यहाँ पे लिख दिया एक्सहेल किया और यहाँ पे लिख दिया यूज किया। ठीक, ये टेबल समझिए। आप देखो जब हम लोग सांस लेते हैं तो इस पूरे एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस है सब घुस गई, सब नाक और मुंह से घुस गई अंदर। तो नाक और मुंह से जो घुसी तो उसमें सबसे पहले हम लेते हैं ऑक्सीजन को, O2 को। ठीक, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना एटमॉस्फेयर में 21% है, 21%, 21% में 16% हम इसे धक्का मार के भगा देते हैं, भाग जाओ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और 21% मात्र हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, इनहेल करते हैं 21% और एक्सहेल कर देते हैं 16%। तो अभी तक आप लोगों का जो भ्रम था कि सर हम ऑक्सीजन जो लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, ना भाई, मात्र 5% हम ऑक्सीजन को यूज में लेते हैं, बाकी को धक्का मार के भगा देते हैं। ठीक, अच्छा दूसरा सुनो, CO2, CO2, तो CO2 भैया कितना एटमॉस्फेयर में 0.04%, और इसको हम लोग धक्का मार के निकालते हैं कितना 4%। ठीक, तो यूज कितना हुआ, अरे यूज कहाँ हुआ, हम लोग तो ज्यादा प्लस करके दे दिए, हम लोग ज्यादा ऐड करके दे दिए। ये देखो आ तो रहा इतना और निकला कितना 4%। अब बात ऐसे आ रहा इतना तो निकला कैसे इतना, अरे भैया हर सेल क्या बना रही थी, CO2 बना रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड बना रही थी, तो सारा सेल तो देगा ना, देगा तो भाग जाओ यहाँ से। बात समझ गए कि नहीं, ठीक, अच्छा ये बात क्लियर हो गई, मतलब यहाँ पे नो यूज भैया बल्कि ऐड करके दे दिया। अच्छा, उसके बाद और क्या होगा, उसके बाद N2 का परसेंटेज पूछता है, 78% आता है और 78% चल जाता है, नो यूज, 0% यूज। ठीक, अगला क्या होता है, अगला होता है वाटर वेपर, वाटर वेपर 0.06% लगभग इसका परसेंटेज होता है और 6% धक्का मार के इसको निकालते हैं, 6%। ठीक है, या फिर कहीं कहीं पे लिखा रहता है लो, लो क्वांटिटी में लेते हैं और ये हाई क्वांटिटी में हमारा बाहर निकलता है। वाटर वेपर का मतलब समझो, वाटर वेपर का मतलब ये होता है वाटर की छोटी छोटी पार्टिकल्स जो इस एटमॉस्फेरिक गैसेस में क्या है प्रेजेंट है। जैसे फ्रिज में से बोतल निकालोगे ना तो उसके ऊपर देखोगे तो पानी पानी जम जाता है, तो यही होता है एटमॉस्फेरिक में, एटमॉस्फेयर में जो वाटर पार्टिकल्स है ना वो सब उससे टकराते हैं, पानी बन जाते हैं। हम लोग को लगता नहीं बोतल के अंदर होल है इसीलिए निकल रहा है, ठीक, वो अलग बात है, हम लोग कभी गया नहीं आज तक क्लेम करने, है ना। ठीक, यहाँ पे कोई यूज नहीं हुआ, तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताइए ऑक्सीजन कितना परसेंट लेते हैं और कितना यूज करते हैं, तो 21% लेते हैं, 16% निकाल लेते हैं, धक्का मार के तो 5% यूज करते हैं। बताइए ऐसी कौन सी गैस है जिसे जितना लेते हैं सब धक्का मार के निकाल लेते हैं, तो वो है नाइट्रोजन, 78% लेते हैं, 78% बाहर करते हैं।
ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज में 0.04% लेते हैं, 4% हम लोग इसको बाहर कर देते हैं। तो ये टेबल आप लोग याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे इसे पूछा जाता है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए आइए अब क्या बचा, अब बचा डिजीज। ठीक, फटाफट इसे हम लोग नोट कर लेते हैं। रोग, श्वसन से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित कौन कौन से रोग हैं, यहां से क्वेश्चन आएगा। डिजीज, डिजीज में पहली डिजीज होती है ब्रोंकाइटिस, दूसरी डिजीज इसमें निकल के आती है अस्थमा, अस्थमा या फिर आप इसी को दमा के नाम से जानते होंगे, है ना। ठीक, इसके बाद क्या होता है न्यूमोनिया, इसके बाद इसमें और क्या आ जाता है, एक आपका आ जाता है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसे आप कहते हो, है ना, ये सब। ठीक है, तो ये सारी बीमारी जो है वह लंग्स से संबंधित बीमारी है, अर्थात ये फेफड़ा से संबंधित बीमारी है, फेफड़ा से संबंधित बीमारी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, फेफड़ा से संबंधित बीमारी हो गई। ठीक, चलो आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, इस ब्रोंकाइटिस वाले रीजन में क्या होता है कि हमारी जो ब्रोंकाई है, याद करो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई हमारी जो है, पार्ट 1 बताया था ना ब्रोंकाई को, वो ब्रोंकाई में क्या होता है सूजन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, उससे समस्या हो जाएगी। अस्थमा क्या होता है, अस्थमा में क्या होता है कि हमारी जो वायु नली है, जो ट्रेकिया है, इसमें सूजन आ जाएगा, और इसमें सूजन आएगा तो सांस लेने में कठिनाई हो जाएगी, सांस लेने में कठिनाई होगी तो कफ ऑफ दुनिया भर का बनाने लगता है। तो ये तो एकदम मतलब ये जल्दी जिसको पकड़ लेता है जल्दी खत्म भी नहीं होता है, तो ये एक तरीके की बीमारी हो जाती है। निमोनिया में क्या होता है कि जो हमारा एल्वलाई होता है, इस एल्वलाई के अंदर पानी भर जाता है। ठीक, तो इस वाले रीजन में हम लोग निमोनिया के शिकार हो जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस का मतलब क्या होता है, टीबी पकड़ लेगा भैया, और ये भी आपका एक लंग्स से संबंधित बीमारी हो जाएगा, लंग्स को ही डैमेज करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे डिजीज हैं, आप लोग इसको भी एक बार अच्छी तरीके से देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक, क्या क्या, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस। क्लियर हो गया। ठीक, तो अब हम लोगों को इसका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि लंग्स का प्रोसेस क्या होता है और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब ये टॉपिक तो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है क्या करते हैं, इस रेस्पिरेशन सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे कि आप उन क्वेश्चंस को देखो कितनी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो, चलो यहाँ पे क्वेश्चन हम डिस्प्ले करते हैं, आप उसका आंसर खुद से देने की कोशिश करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपसे बन पाए। ठीक है, चलिए आइए, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि स्तनधारियों में श्वसन होता है। स्तनधारी का मतलब हम सभी मैमल्स हैं। ठीक है, हम लोगों के पास एक मिल्क ग्लैंड्स हैं। ठीक है, हमारे पास भी मिल्क ग्लैंड्स है, लेडीज के पास भी मिल्क ग्लैंड्स होती हैं, बट होता क्या है कि वहां पे उनके यहाँ से दुग्ध का रक्तपान होता है बच्चों को पिलाने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ हमारा जो है उसका प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं होता, इसीलिए हम लोग मैमल्स होते हैं। ठीक है, चलिए आइए इधर देखिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका करेक्ट आंसर मुझे बताइए। स्तनधारियों में श्वसन होता है, किसके कारण, तो यह होता है भैया फुफ्फुस फेफड़ा के द्वारा। क्या ये ऑप्शन है कि नहीं, फेफड़े के तो द्वारा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये देखो क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा यार, सेम टू सेम अभी आपको मैंने टेबल से समझाया क्या होता है, तो बताइए। तो ये हो जाता है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जितना लोगे उतना छोड़ दोगे, है ना, नाइट्रोजन जितना लेते हैं उतना ही हम छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, सुनिए, रक्त के द्वारा, ठीक, फुफ्फुस के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, और इसके बाद क्या है ऊतक के द्वारा, ऊतक मतलब टिश्यूज के द्वारा। अभिगमन का मतलब आना जाना, एक तरीके से आप समझ सकते हो। तो इसमें रक्त के द्वारा तो होता है, फेफड़ों के द्वारा भी होता है और ऊतकों के द्वारा भी होता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 1 एंड 3। ठीक है, अच्छा, अभिगमन का सही अनुक्रम पूछा है,
अभिगमन का सही अनुक्रम पूछा, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। अभिगमन का सही अनुक्रम का मतलब पहले ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा। तो सबसे पहले कहाँ आएगा, पहले लंग्स में आएगा, ठीक है। तो लंग्स का मतलब फुफ्फुस में पहले आएगा, ठीक है। फुफ्फुस के बाद फिर कहाँ जाएगा, तो फिर रक्त में जाएगा, ठीक है। रक्त के बाद कहाँ जाएगा, टिश्यू में चला जाएगा, ठीक है, अर्थात ऊतकों में चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर। सी नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, 2, 1 एंड 3, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी हो जाती है, जब रक्त में ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो श्वास की गति, रक्त में ऑक्सीजन की कमी मतलब CO2 की मात्रा बढ़ी, अब हमें फिर से उसमें ऑक्सीजन देना है तो ढकर ढकर सांस लेंगे, तो हम क्या करते हैं, सांस की दर को बढ़ जाती है, सांस की दर में वृद्धि हो जाती है, तो बढ़ जाती है मतलब बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है, तो ये बात मैं आपको बताना भूल गया, मैं अभी आपको बता देता हूं। यह कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन पे इफेक्ट डालता है। CO जो है यह Hb पे इफेक्ट डालता है और ये क्या करता है, COHb बना देता है, COHb बना देता है, ठीक है। कार्बन, ये CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो आपसे अगर पूछे कि कार्बन मोनोऑक्साइड किसको डैमेज करता है, तो Hb मतलब कि हीमोग्लोबिन को डैमेज करता है, जिससे अब यही तो पता है, यही तो बैठा के लेके जा रहा था बेचारा है ऑक्सीजन को, अब वही को मार दे रहा है, तो समस्या खड़ी करने वाला है, ठीक। चलिए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। आपको मैंने बताया था एटीपी के बारे में, है ना। तो एटीपी जो होता है, एटीपी जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो यह पीआई फास्फोरिक एसिड और क्या बनाता है, एडीपी बनाता है। यहाँ से मैक्सिमम ऊर्जा मिलती है, मैक्सिमम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यहाँ से मैक्सिमम एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक। एटीपी प्लस वाटर बराबर पीआई और एडीपी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, श्वसन में ऊर्जा किस रूप में उत्पादित होती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादित होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए, मानव शरीर में कौन सा भाग तापमान को नियंत्रित करता है, तो मानव शरीर में कौन सा भाग तापमान को नियंत्रित करता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूं, बोलो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दें, क्यों, चलो छोड़ देता हूं भाई, बता ही देता हूं यार, अच्छा चलो छोड़ो। फेफड़ा, क्या, फेफड़ा, लंग्स बताया गया था ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, लिखा है जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। अरे जीवाणु, बैक्टीरिया जो है, वायरस और जो, ये लोग तो भी सांस लेंगे बेचारे, बिना सांसक चलेगा, ठीक है। तो जीवाणुओं में भी क्या होता है, श्वसन होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए एपिसोम, माइक्रोसोम, मिसोसोम और राइबोसोम, इनमें से किस किस तरीके से श्वसन होता है, तो आप बताइएगा इसमें से मिसोसोम इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जीवाणु जो है वो मिसोसोम के थ्रू क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। हमें कमेंट करके आप लोग ये बताइएगा कि ऐसे कौन कौन से जीवाणु होते हैं जो जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती फिर भी वो एटीपी बना लेते हैं। आप हमको कमेंट करके बताएंगे, क्या पूछा हूं, ऐसे कौन कौन से जंतु, आप एक तरीके से समझिए, ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स या फिर जंतु हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, अर्थात एक आपने रिएक्शन पढ़ा ऑक्सी और एनॉक्सी, इस तरीके से रिएक्शन होता है ना, ठीक है। हाँ ऑक्सी और एनॉक्सी करके, एक मिनट में आपको बताता हूँ क्या रिएक्शन था वो, कौन सा प्रोसेस होता है, एरोबिक, सॉरी एरोबिक और एनारोबिक, है ना। तो एनारोबिक ऐसे कौन कौन से जंतु हैं जो एनारोबिक प्रोसेस से गुजरते हैं, मतलब बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में वो अपना काम कर लेते हैं, उन जंतुओं का नाम आप लोग कमेंट में हमें करके बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, ये एकदम हाथ जोड़ के निवेदन आप सभी से, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो, तब तक